आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 14। करा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कह रहा है जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच यह ज़्यादा है तुलना अगर किया जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। कह रहा है yet the dipole moment of NH3 1.5 d is larger than that of NF3 जिसका 0.2 d है। तो कह रहा है फिर भी जो है जो NH3 है उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 1.5 डायोप्टर है जो कि ज़्यादा है NF3 से जिसका है 0.2 डायोप्टर। तो दिस इज बिकॉज मतलब इसका क्या कारण है। तो प्रश्न फिर से हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नाइट्रोजन और फ्लोरीन का है ये ज़्यादा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना में। और NH3 का यद्यपि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण है 1.5 d है जो कि ज़्यादा है NF3 से जिसका 0.2 डायोप्टर है। तो कह रहा है इसका कारण क्या है। तो इसका अगर हम फिगर बनाएं तो इससे समझ में आ जाएगा। पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है तो फिगर हम देख लेते हैं पीछे NH3 और NF3 का। तो देखिए NH3 और NF3 का फिगर है। तो NH3 में क्या है कि N का विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इसमें जो ये लोन पेयर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चूँकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ने इन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो लोन पेयर के रूप में। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता इस दिशा में है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। इसका द्विध्रुव आघूर्ण ये है, द्विध्रुव आघूर्ण इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ। तो अगर इन तीनों हाइड्रोजन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो वो इधर को जाएगा। इस प्रकार से ये इधर को हो जाएगा। तो ये भी इधर को हो गया और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनको लोन पेयर कहते हैं इनका भी इधर होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने की वजह से इनका ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। हमने आपको बताया था FON। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो ये अपनी विद्युत ऋणात्मकता ये फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर को होगा, इसका इधर को, इसका इधर को। अगर इन तीनों का परिणामी देखा जाए तो ये तीनों इधर हैं, तो अगर इनका परिणामी होगा रिजल्टेंट तो वो इस दिशा में ऐसे चला जाएगा इस प्रकार। तो इसके ये विपरीत हो गया। देखिए ये तीर इधर को है, ये तीर इधर को है, इनका परिणामी इधर को होगा और इसका परिणामी चूंकि तीर इधर है, तीनों का अगर परिणामी देखा जाए तो इधर को होगा। तो दोनों तीर एक तरफ है तो ताकत एक तरफ लगेगी, तो इसका ज़्यादा होगा द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें ये इधर को है, तीर इधर को है, तो ये इसको इसकी ताकत को कम करेगा, विपरीत बल लगेगा। तो इसलिए इसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण इसके तुलना में कम होगा। तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, का अंतर ज़्यादा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना में। फिर भी इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है इससे ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए जो आंसर लिखा गया है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कह रहा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज 0.24 डायोप्टर एंड NH3 इज 1.48 डायोप्टर। तो जो NF3 है इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0.24 डायोप्टर है और जो NH3 है उसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.48 डायोप्टर है। द डिफरेंस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू NF बॉन्ड इन NF3 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा अभी हमने फिगर में देखा, चित्र में हमने देखा, तो यही कह रहा है कि अगर ये सत्यता को हम समझें तो जो NF बॉन्ड है उसका द्विध्रुव आघूर्ण अपोजिट यानी विपरीत दिशा में है टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर। जो लोन पेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत दिशा में है। ऑन एन एटम व्हिच पार्शियली कैंसिल आउट। जिससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम में लोन पेयर है
उसके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण है और जो फ्लोरीन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिससे क्या होगा, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड इन NH3 आर इन सेम डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, जब ये कैंसिल करेगा तो एक दूसरे का प्रभाव कैंसिल करेगा तो कुछ कम हो जाएगा, इसलिए इसका कम है। अब NH3 की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसके द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन जो लोन पेयर है उसके द्विध्रुव आघूर्ण के सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में देखिए लिखा है। इस कारण से एक दूसरे को वो ऐड कर लेंगे, ऐड मतलब जोड़ लेंगे, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण NH3 का NF3 से ज्यादा होगा। तो ये कारण है। तो 14 का C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 का C वाला ऑप्शन, इन NH3 द डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड एंगल आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि NH3 में जो द्विध्रुव आघूर्ण और बॉन्ड डाइपोल है यानी बंध के अंदर द्विध्रुव है वो एक ही दिशा में है। वेयर एस इन NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जबकि हम NF3 की अगर बात करें तो उनमें उल्टी दिशा में, जिसके कारण NH3 का ज़्यादा है NF3 का कम है। C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है द 15वां क्वेश्चन, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर इन विच द OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग इज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है जिसमें O और O के बीच जो बॉन्ड है उसकी लंबाई जो है ज़्यादा है। तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ OO इन O2 इज 1.21 एंगस्ट्रॉम। जो ऑक्सीजन के बीच एकल आबंध है यानी सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड की लंबाई 1.21 एंगस्ट्रॉम होती है। H2O2 के बीच जो है उसकी लंबाई 1.48 एंगस्ट्रॉम है और O3 के बीच जो है उसकी लंबाई 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है इसलिए देयरफॉर करेक्ट ऑर्डर इन द OO बॉन्ड लेंथ इज H2O2 फिर O3 फिर O2। तो सबसे ज़्यादा बंध की लंबाई H2O2 में होगी, फिर उससे कम O3 में, फिर उससे कम O2 में। अब देखिए रही बात अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये चीज़ याद करना बड़ा मुश्किल है कि O2 की बॉन्ड लंबाई इतनी है, H2O2 की इतनी है, O3 में OO की इतनी है, ये बड़ा कठिन विषय है। तो बस सीधी सी बात ये समझिए मोटी मोटी भाषा में याद करने के लिए कि चूंकि H2O2 में ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम है, ज़्यादा परमाणुओं की संख्या है, तो इसलिए इसमें देखो 4 हैं, 2 2 4, इसलिए इसकी बंध की लंबाई ज़्यादा है। OO के बीच इसमें 3 है इसलिए इसकी ज़्यादा है, फिर इसमें 2 हैं इसकी सबसे कम है, परमाणु की संख्या तो सबसे कम है। तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो जिसके परमाणु की संख्या ज़्यादा है उसकी बंध लंबाई ज़्यादा होगी। और वैसे देखा जाए तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं इसकी ज़्यादा होंगी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी। तो इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं तो हम लोग बना नहीं पाएंगे जैसा पीछे क्वेश्चन में हमको दिखाया गया है। ये देखिए जब हमने इसका निकाला था कि बांध की लंबाई किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर भी देखिए 3 1 4, 4 परमाणु है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसकी ज़्यादा बंध लंबाई है, इसकी उससे कम है, इससे उससे कम है। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था रिजोनेंस हाइब्रिड। तो इसमें कह रहा है कि मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन रिजोनेंस हाइब्रिड मोर इज द बॉन्ड लेंथ। तो जो अनुनादी संरचना है उसमें जिसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड होंगे उसकी बंध लंबाई ज़्यादा होगी। तो इतना ज़्यादा जटिल हम लोग नहीं याद कर पाएंगे। तो सीधी बात इतना समझे कि जिसमें ज़्यादा परमाणु होंगे यानी एटम होंगे तो उसकी बांध लंबाई ज़्यादा होगी। मोटी मोटी भाषा में कि परीक्षा में हमारा क्वेश्चन ना गलत हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो संयोजी सहसंयोजकता का जो चरित्र है वो किसमें किस हिसाब से घट रहा है या बढ़ रहा है, ये हमको बताना है।
तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए कंपाउंड इज फाउंड बाय फजांस रूल। तो फजांस रूल जो है उसके आधार पर हम लोग किसी भी कंपाउंड यानी यौगिक में कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजी चरित्र कितना है उसका, इसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। तो फजांस रूल क्या है, इसको हम लोग पहले समझ लें। तो फजांस रूल्स में कह रहा है द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन द ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। तो ये कह रहा है कि जो धन आवेशित आयन है वो जितना छोटा होगा और ऋण आवेशित आयन जितना बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजी चरित्र उसका उतना ज्यादा होगा। आगे कह रहा है द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन द ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑन द आयनिक बॉन्ड। दूसरा चरित्र ये कह रहा है कि जितना ज्यादा उनके ऊपर चार्ज होगा, कह रहा है द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, कैटायन का मतलब धनायन, धनायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना ही ज्यादा जो है कोवेलेंट यानी सहसंयोजी चरित्र होगा उसका, उस यौगिक का। तो मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिए कि साइज जितना छोटा होगा धनायन का, धनायन मतलब उसको कैटायन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो धनायन का साइज छोटा होने का मतलब उसकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन अब बचेंगे वो कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो नाभिक में जो प्रोटॉन है वो तो बराबर है, तो पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचते थे, अब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कम हो गए, अब कम को खींचेंगे तो ज्यादा अच्छे से खींचेंगे, तो जब ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो चाहे हम ये कहें कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन यानी धनायन पर उतना ज्यादा सहसंयोजी चरित्र होगा, या ये कहें कि जितना ज्यादा कैटायन यानी धनायन हमारा छोटा होगा उतना ज्यादा सहसंयोजी चरित्र होगा। ये फजांस रूल है और इसी आधार पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसके जो विकल्प हैं उनको। तो यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन सही किया है, तो अगर हम सी वाले ऑप्शन पे देखें तो देखिए BeCl2 बन रहा है। BeCl2 का मतलब है कि जो Cl है दो अटैच हैं, तो अगर हम इसको तोड़ें तो Be प्लस और 2Cl माइनस में टूटेगा। देखिए BeCl2 है, अगर इसको हम तोड़ें तो Be प्लस 2Cl माइनस बन जाएगा, तो B प्लस प्लस 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि B पर प्लस 2 है। इसमें देखें तो Cl एक ही है, तो जैसे बात टूटेगा तो Cl माइनस होगा और Li प्लस होगा। अब देखिए Li प्लस क्यों होगा, Cl माइनस क्यों होगा, उसका कारण है कि Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। हमने आपको बताया था FONCl, तो Cl की सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में जो विद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखें तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी विद्युत इसमें प्लस 2 है, तो इसका जो है कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजी आबंध का जो चरित्र है वो ज्यादा होगा। लेकिन अब इन दोनों में बराबर प्लस प्लस है, तो अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि किसका साइज कम है। तो Li और Na में देखें तो आवर्त सारणी में Li ऊपर है, Na उसके नीचे है। तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब Na प्लस का साइज Cl प्लस के साइज से ज्यादा होगा, तो इसका साइज ज्यादा होगा, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजी चरित्र Li की तुलना में कम होगा, इसलिए Li का ज्यादा है, Na का कम है, इसलिए तीर इधर को बड़ा करके लिखा गया। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजी का चरित्र इसका होगा, क्योंकि प्लस 2 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग में है, तो किसी आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग में है
और ये दोनों पहले वर्ग में है, तो आवर्त सारणी में आवर्त में आगे की ओर जाने पर साइज घटता है। तो जाहिर सी बात है कि ये पहले वर्ग में है, दूसरे वर्ग में है, तो दूसरा वर्ग दाईं तरफ है, तो इसलिए इसका साइज कम होगा। और वैसे भी इस पे चार्ज ज़्यादा है, तो इसका सबसे ज़्यादा सहसंयोजी चरित्र होगा, फिर उससे कम इसका, फिर सबसे कम इसका। 16 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कह रहा है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसमें जो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, किसका। कहने का मतलब ये है कि डाइपोल मोमेंट किसमें 0 नहीं होगा, यही मतलब है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, और इसके हम लोग शेप अगर आकृतियाँ देख लें तो आकृतियों से पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पर देखिए SiF4 का फिगर बनाया गया है। जो सिलिकॉन होता है चौथे वर्ग में आता है। जब चौथे वर्ग में आएगा तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 4 ही बंध बनाएंगे। तो 4 बंध बना लिया इसने, 4 आबंध बना लिया फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन के साथ 4 बंध बनाए। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सिलिकॉन से ज़्यादा है, इसलिए सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। तो ये चतुष्फलकी या जिस प्रकार की भी संरचना बनाएगा तो उसे पता चल रहा है कि सारे बॉन्ड जो है इस प्रकार से सिमेट्री में रहेंगे कि एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और म्यू इसका 0 हो जाएगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। रही बात XCF4 की देखें तो XCF4 में ऐसी सम्मित बन जाएगी कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो डाइपोल मोमेंट की दिशा है, इसकी है, इसकी है, इसकी है। इसके प्रभाव को ये निरस्त कर देगा क्योंकि उल्टा है एक दूसरे के। इसके प्रभाव को ये निरस्त कर देगा क्योंकि उल्टा है एक दूसरे के। इसका ऊपर की ओर होगा डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, इसका नीचे को, तो इसके प्रभाव को ये खत्म कर देगा। तो यहाँ पर भी देखिए 0 हो गया। अब आगे देखते हैं, फ्लोरीन की बात करें BF4 की, BF3 की। तो यहाँ पर देखिए सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। जब 120 डिग्री के कोण पे 2 बल लगते हैं तो उनका परिणामी 1 बल के बराबर होता है। तो जो इधर बल है, जो इधर है, इसका दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री, तो इसका परिणामी इधर से जाएगा। अब इसके ये परिणामी इन दोनों का उल्टा हो जाएगा और इसके बराबर भी होगा, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। 10 मान लीजिए ये भी है, 10 ये भी है, तो एक दूसरे के विपरीत हैं, घटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो गया। अब रही बात SF4 की, तो इसको अगर देखें तो सल्फर हमारा 6वें वर्ग का तत्व है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 6 बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो फ्लोरीन के साथ 4 बंध बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन 6 में से इसके बचे रह गए, तो वो लोन पेयर के रूप में यानी हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पड़े हुए। तो यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो इसके प्रभाव को ये खत्म कर देगा। अगर देखा जाए कि इनमें सममित भी बन जाएगी तो इसके प्रभाव को ये खत्म कर सकता है, इसके प्रभाव को ये खत्म कर सकता है, लेकिन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके प्रभाव को कौन खत्म करेगा। तो इसलिए इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 0 नहीं होगा। तो SF4 में द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो 17 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, SF4। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि H2O इज डाइपोलर। जो H2O होता है इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव होते हैं,
यानी दो पोल होते हैं। डाई का मतलब दो, पोलर का मतलब ध्रुव। तो H2O में दो ध्रुव होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के खींचेगा, तो इस पे ऋण चिन्ह आएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चिन्ह आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस चिन्ह आएगा, तो दो पोल बनेंगे। अब अगर BeF2 में देखें तो कह रहा है इसमें दो पोल नहीं बनते, यानी डाईपोलर ये नहीं है। इट इज बिकॉज, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हकीकत में अगर समझें तो H2O को डाईपोलर कह रहा है, उसका मतलब ये है कि H2O में द्विध्रुव आघूर्ण होता है और BeF2 में नहीं होता है, ये हमको बताना। तो सबसे पहले हम लोग, कोई भी इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए चित्र बना दिया गया, ये H2O का चित्र है, ये BeF2 का चित्र है। ऑक्सीजन हमारा 6वें वर्ग का तत्व है और 6वें वर्ग का तत्व है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे। दो देखिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे रह जाएंगे, दो ये और दो ये। अब जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये जो सीधा होना चाहिए था, ये बंध जैसे इसमें है, वो इधर को दब जाएगा इनके प्रतिकर्षण के कारण, तो यहाँ पर कोण आ जाएगा। कोण 104 डिग्री 5 मिनट ऐसे कुछ होता है, इसका पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें जब कोण आ जाएगा तो जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम लोन पेयर कर, इनकी वजह से द्विध्रुव इधर होगा आघूर्ण, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, इसका इधर होगा। अगर इन दोनों का परिणामी देखा जाए तो ये इस तरह जाएगा, तो ये भी इधर है, ये भी इधर है, तो दोनों जुड़ करके प्लस हो जाएंगे, यानी इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब रही बात इसकी बात करें तो BeF2 में B हमारा दूसरे वर्ग का तत्व है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन के साथ बंध बना लिए, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा। इसमें जैसे 2 जोड़ा थे, इसमें एक भी नहीं बचा। तो जब कोई नहीं है तो इनको बंध को दबाने के लिए यहाँ कोई नहीं है, तो ये अपना फ्री रूप में सीधा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता B से ज़्यादा है तो इधर को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें फ्लोरीन की ज़्यादा है B से, इधर को एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, क्योंकि दोनों F हैं तो दोनों बराबर बराबर खींचेंगे, बराबर बराबर खींचेंगे, तो उल्टा बल जब बराबर बराबर लाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसलिए पानी में 0 नहीं है, BeF2 में 0 है, यही इसका कारण है। अब हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है द ओवरऑल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन इट्स जियोमेट्री एंड शेप। तो ये कह रहा है कि अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें निष्कर्ष निकाल करके, तो सीधी सीधी बात यह है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ध्रुवीय अणु होता है, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उसकी जियोमेट्री यानी अंतराकाश में अणुओं की स्थिति और उसका शेप यानी आकार, आकृति, आकार नहीं, आकार तो साइज होता है, शेप मीन्स आकृति। तो कह रहा है दैट इज वेक्टोरियल एडिशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉन्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर यानी सदिश योग है द्विध्रुव आघूर्ण में, उसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है। वाटर हैज एंगुलर स्ट्रक्चर, जो वाटर होता है, पानी होता है, जो इसको H2O कहते हैं, वो कोणीय आकृति दर्शाता है, जिसका बॉन्ड एंगल लगभग 105 डिग्री है, जिसको हमने 104 डिग्री 5 मिनट बताया था, लगभग 105 डिग्री है। इट हैज डाइपोल मोमेंट, यह द्विध्रुव आघूर्ण रखता है। हाउएवर BeF2 इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, जो BeF2 है यह रेखीय स्ट्रक्चर होती है इस अणु की। डाइपोल मोमेंट समेशन ऑफ ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कैंसिल ईच अदर। तो इसमें क्या होता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण का योग है उसमें कहानी बन जाती है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जैसा अभी हमने चित्र में देखा। तो इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो 18 का D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि H2O जो है वो एंगुलर यानी कोणीय होता है और BeF2 हमारा रेखीय होता है,
इसीलिए H2O में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि BeF2 में नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पॉसेज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये कह रहा है कि इन 4 उदाहरण जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, चित्र हमको बनाना पड़ेगा। तो चित्र बना करके हम लोग देख लेते हैं कि किस में होगा किस में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे स्ट्रक्चर उसने नहीं बनाए, एक से पकड़ लिया कि जब उसमें 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वही उत्तर हो जाएगा। तो अगर CH2 की बात करें तो कार्बन हमारा चौथे वर्ग का तत्व है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग का है, क्योंकि हमें आवर्त सारणी याद है। आप भी आवर्त सारणी याद करके समझ लीजिए कि कौन किस वर्ग का तत्व है, उसकी बाहरी कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसी हिसाब से वो बंध बनाएंगे। तो कार्बन चौथे वर्ग में है तो 4 बंध बनाएगा, और सल्फर जो है 6वें वर्ग में है, तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन से मिला करके कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो सल्फर कार्बन के साथ इधर डबल बॉन्ड बना लिया, इधर बना लिया। अब इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन जो थे वो बंध बना लिए, बॉन्ड बना लिए। तो जब आबंध में शामिल हो गए तो जैसे बात है कोई प्रतिकर्षण, इन बंध के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के लिए कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी जो संरचना है वो रेखीय हो जाएगी, और इस इधर के द्विध्रुव आघूर्ण का प्रभाव ये इधर वाला नष्ट कर देगा, इधर वाले का इधर वाला, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। यानी इसका परमानेंट कोई द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो इसलिए 19 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, CH2। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द टेबल सोन बिलो गिव द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो नीचे जो है हमको ये टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बंध को तोड़ने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो दिया गया है फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और वो भी किस बंध को तोड़ने के लिए, जिसमें सिंगल यानी एकल सहसंयोजी बंध हो। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब एकल सहसंयोजी बंध। ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए है एटम विच विद एलिमेंट ABCD, ABCD जो तत्व हैं उनके साथ कार्बन का आबंध बना है। सारे आबंध सिंगल हैं और उनको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो इस सारणी में दे दिया गया है। तो कह रहा है विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटम। तो कह रहा है कि इस आधार पर हमको बताइए कि कौन सबसे छोटा एटम है। तो Ca के साथ देखिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है यानी बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी वो 240 है, इसके साथ 328 है, इसके साथ 276 है, इसके साथ 485, यानी इसके डी के साथ सबसे ज़्यादा है, ए के साथ सबसे कम है। तो कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है ये हमको बताना है। कह रहा है एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटम, कौन सबसे छोटा परमाणु है ये हमको बताना है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि अगर परमाणु छोटा है तो उसका जो बंध होगा ज्यादा मजबूत होगा। तो ज्यादा मजबूत को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी, यानी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है स्मॉलर द एटम, यानी जितना छोटा एटम होगा स्ट्रांगर इज द बॉन्ड, उतना ज्यादा मजबूत बंध होगा। एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब जैसी बात है बंध छोटा है तो उसका ज्यादा मजबूत कैसे है, उसका कारण है कि बंध छोटा है, इसका मतलब कि नाभिक से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास पास है, यानी नाभिक ज्यादा पास पास, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा पास है नाभिक के, तो उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो उसको हटाने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी तोड़ने के लिए। तो इसीलिए जो छोटा बंध है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसलिए वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है।
तो देयर फॉर द बॉन्ड सी डी हैज द ग्रेटेस्ट एनर्जी ऑन डी हैज स्मॉलेस्ट एटम। तो चूंकि कह रहा है कि डी वाले में सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसका मतलब सबसे छोटा बंध होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा मजबूत बंध है। तो सबसे छोटा एटम कौन होगा? सी डी वाला। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट एटम ये डी है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा। इसको देखते हैं 20 का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी डी वाला। तो ये बी ऑप्शन यानी डी में जो है ये सी डी के साथ ये डी सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए देखिए इन 4 में से सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है 485, इसलिए सबसे छोटा ही होगा। और किस में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, और 21 नंबर के क्वेश्चन की स्टडी अब हम लोग कल करेंगे।